साथियों नमस्कार, राम राम, जय हिंद। आप सभी को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आज हम शुरू करने जा रहे हैं संवैधानिक विकास की यात्रा में। जो हमारा टॉपिक है, अपन ने पढ़ लिया था 1909 के अधिनियम तक। आज हम शुरू करेंगे 1909 के आगे का जो कौन सा अधिनियम नियम आया उसकी बात करेंगे। तो आइए करते हैं शुरू। 1919 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1919 का भारत शासन अधिनियम है। इस अधिनियम को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है और उसका नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इससे पहले अपन ने जो 1909 का अधिनियम पढ़ा था उसका नाम था मार्ले मिंटो सुधार। यानी मॉन्टेग्यू कौन है? मॉन्टेग्यू यहाँ है भारत सचिव। मॉन्टेग्यू भारत सचिव है और चेम्सफोर्ड है उस समय के वायसराय। ये ठीक 10 साल बाद एक अधिनियम लेकर आते हैं 1919 का अधिनियम। इसको 1919 के अधिनियम के नाम से इसको भारत शासन अधिनियम से जाना जाता है। ये कब है, इसको किसकी सिफारिश पर है या कब इसकी घोषणा की जाती है? तो इसकी घोषणा होती है 20 अगस्त 20 अगस्त को इसकी घोषणा होती है। 20 अगस्त 1917 को ही इसकी घोषणा कर दी जाती है। 1917 को इसकी घोषणा होती है। भारत शासन अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम है, इसकी घोषणा होती है 20 अगस्त 1917 को। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 1919 का जो अधिनियम है उसकी घोषणा कब की गई। यह आपका हो गया। इस अधिनियम की जो मुख्य बात ये थी कि उत्तरदायी शासन की स्थापना। उत्तरदायी शासन है उसकी स्थापना की जाए। और उत्तरदायी शासन किस प्रकार का उत्तरदायी? आंशिक उत्तरदायी शासन की यहां बात की गई है। आंशिक उत्तरदायी शासन है, इसकी स्थापना की जाए, इस अधिनियम की खास बात, मुख्य बात यह है। अब बात करें इस अधिनियम में, तो इस अधिनियम की जो अन्य बात है, पहली बात तो इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। 20 अगस्त 1970 को है इसकी घोषणा की जाती है। उत्तरदायी शासन की बात करते हैं। इसी में जो 1909 का अधिनियम था, 1909 के अधिनियम में अपन ने पढ़ा कि पहली बार क्या है, मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई, यानी सांप्रदायिकता की शुरुआत की गई। उसी सांप्रदायिकता को और अधिक बढ़ाया गया, यानी मुस्लिमों के साथ साथ, मुस्लिम तो पहले ही थे, मुस्लिमों के साथ साथ आपके सिख, मुस्लिमों के साथ साथ सिख, ईसाई और यूरोपीय लोग, इन यूरोपियों तक जो आपकी सांप्रदायिकता है या जो सांप्रदायिक निर्वाचन है, उस सांप्रदायिक निर्वाचन को बढ़ाया गया है। सांप्रदायिक निर्वाचन को है मुस्लिमों के लिए, सिखों के लिए, ईसाई के लिए, यूरोपियन लोगों के लिए है, इस 1919 के अधिनियम में है वो बढ़ाया गया। ये बात हुई 1919 के अधिनियम में। साथ ही साथ यहां प्रांत है जो, उन प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। अब द्वैध शासन यानी जो शासन करने के जो विषय हैं उनको दो भागों में बांट दिया गया। दो भागों में किस प्रकार बांटा गया? एक विषय दे दिए गए किसको? जिनको बोला गया रक्षित विषय, वो गवर्नर जनरल को दे दिए गए। रक्षित वो दे दिए गए गवर्नर जनरल को। और दूसरे हैं हस्तांतरित। पहले हैं रक्षित विषय या
वो सौंप दिए गए गवर्नर जनरल को, और दूसरे हैं हस्तांतरित विषय है, हस्तांतरित विषय उस समय की जो परिषद है वो उन पर कानून बनाएगी। अपन ने 1919 का अधिनियम पढ़ा। 1919 के अधिनियम में पहली बार यह है कि इस अधिनियम को है वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। 20 अगस्त 1917 को है इसकी घोषणा की गई। साथ ही साथ इसमें जो सांप्रदायिक निर्वाचन है उसको बढ़ावा दिया गया, यानी मुस्लिमों को 1909 के अधिनियम में दे दिया था। उसके बाद सिख हैं, ईसाई हैं, यूरोपियन लोग हैं, उनके लिए बढ़ाया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन का यानी विस्तार किया गया। प्रांतों में है वो द्वैध शासन इस अधिनियम के माध्यम से लागू किया गया, जिसमें रक्षित और स्थानांतरित विषयों के माध्यम से इनको बांटा गया। अब बात करें 1909 के अधिनियम में और क्या विशेष बात थी, तो 1909 के अधिनियम में है भारतीय जो विधानसभा है उसको गवर्नर जनरल और राज्य परिषद, भारतीय विधानसभा एक तो जिसको वायसराय या गवर्नर जनरल अपन कहें, वायसराय किससे मिलकर बनी होती थी? आपकी जो भारतीय विधानसभा है उसमें वायसराय होता था। या यूं कहें कि जो आपकी विधानसभा है उसमें किस किस को शामिल किया जाता है, जैसे संसद है, संसद में आपका राष्ट्रपति होता है, लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, वैसे ही यहाँ की जो भारतीय विधानसभा है उसमें गवर्नर जनरल या वायसराय, क्योंकि अपन ने है जो पदनाम है वो परिवर्तित कर दिया था। 1858 का जो अधिनियम है उसके तहत है वो गवर्नर जनरल का पदनाम है वो वायसराय कर दिया था। तो उसके तहत है आपकी दो सदन, एक है राज्य परिषद जिसको क्या कहा गया, विधान परिषद, और दूसरा है आपका विधानसभा। और विधानसभा, विधान परिषद या इसको ठीक रहेगा राज्य परिषद, इनसे ये मिलकर है आपकी भारतीय विधानसभा है वो बनी होती थी। ये 1919 के अधिनियम की खास बात थी। 1919 के अधिनियम की और क्या विशेष बात थी कि पहली बार जो केंद्रीय विधानसभा है उसका गठन किया गया। केंद्रीय विधानसभा है उसका निर्वाचन भी हुआ, और केंद्रीय विधानसभाओं का निर्वाचन है आपको पता हुआ कुल 6 बार निर्वाचन हुआ। कुल 6 बार निर्वाचन हुआ, उसमें आपके पहली बार जो निर्वाचन होते हैं 1920 में, फिर आपके 23 में, फिर 26 में, फिर 1930 में, फिर 1934 में, और फिर 1945 में। यानी ये कुल 6 बार जो केंद्रीय विधानसभाएं हैं उनका निर्वाचन होता है। केंद्रीय विधानसभाओं का है 1920 इस अधिनियम से लेकर है 1945 तक है कुल 6 बार निर्वाचन होता है। आगे अपन बात करते हैं कि पहली जो केंद्रीय विधानसभा है उसके पहले अध्यक्ष किसको बनाया जाता है। तो प्रथम अध्यक्ष की बात करें, केंद्रीय विधानसभा इनकी बात कर रहे हैं, तो प्रथम अध्यक्ष है वो है विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल को, विट्ठल भाई पटेल को है इनका अध्यक्ष बनाया जाता है केंद्रीय विधानसभाओं का। केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष बनते हैं विट्ठल भाई पटेल। और जो राज्य परिषद है, यानी अपन ने यहां बात की इसकी राज्य परिषद की, इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं अलेक्जेंडर मुड्डीमेन को। कई बार प्रश्न पूछते हैं कि केंद्रीय विधानसभाओं के प्रथम अध्यक्ष है विट्ठल भाई पटेल, और जो राज्य परिषद है उस राज्य परिषद के अध्यक्ष है अलेक्जेंडर मुड्डीमेन। अलेक्जेंडर मुड्डीमेन को बनाया जाता है। अलेक्जेंडर मुड्डीमेन को राज्य परिषद का अध्यक्ष बना दिया।
फिर आगे आप बात करें कि सांप्रदायिकता का अपन ने बात कर ही ली कि विस्तार किया गया, जिसमें आपके हैं भारतीय ईसाई हैं, सिख हैं या जो आंग्ल यूरोपियन है उन तक इसका विस्तार किया गया। हाँ, इस अधिनियम की एक खास बात थी कि अपन ने 1926 में 1926 में सीपीएसई सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, वर्तमान में यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसी की तर्ज पर है यहाँ एक सीपीएससी बनाया गया, केंद्रीय लोक सेवा आयोग, जो आगे चलकर है वो यूपीएससी बन जाता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इस अधिनियम की ही देन है कि यहाँ सीपीएससी का है वो गठन किया गया। सीपीएससी केंद्रीय लोक सेवा आयोग, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसमें ली आयोग की सिफारिश पर है वो 1926 में है इसका गठन किया गया था। और जो आपकी प्रांतों के लिए द्वैत शासन की प्रणाली है उसकी अपन बात ही कर ही ली, जो आपकी 1 अप्रैल 1921 से लेकर 1921 से लेकर जो प्रांतों में द्वैत शासन है वो 1 अप्रैल 1937 तक लागू रहता है। यह आपका द्वैत शासन है, प्रांतों का द्वैत शासन है, वो 1 अप्रैल 1921 से लेकर 1 अप्रैल 1937 तक लागू रहता है। ये जो आपका अधिनियम है इसको बाल गंगाधर तिलक है, उसने 1919 के अधिनियम को बिना सूरज के सवेरा कहा। जो बाल गंगाधर तिलक है, बाल गंगाधर तिलक ने इसे बिना सूरज का सवेरा कहा, बिना सूरज का सवेरा। अब बिना सूरज के सवेरा हो सकता है क्या? तो उन्होंने कहा कि जो 1919 के अधिनियम के जो सुधार हैं वो बिना सूरज के सवेरे के समान है। तो यह आपका 1919 का अधिनियम। अब आगे अपन बात करें 1919 के अधिनियम के बाद में आता है 1935 का अधिनियम, 1935। 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम है, उसकी क्या खास बात थी? 1935 में पहली बार यह कहा गया कि संघात्मक सरकार बनाई जाएगी। संघात्मक सरकार, संघात्मक सरकार बनाने का प्रयास किया। अब संघात्मक सरकार क्या होती है? संघात्मक सरकार का तात्पर्य यह होता है कि उस संघ में आपके केंद्र प्लस राज्य और देशी रियासतें, उन सबको मिलाकर एक यूनियन, एक संघ है वो बनाया जाए। ये पहली बार प्रयास हुआ कि संघात्मक सरकार है वो बनाई जाएगी। एक्ट है 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत यह कहा गया कि संघात्मक सरकार है वो बनाई जाएगी। फिर उसके बाद इसी अधिनियम से जो बर्मा है, वर्तमान का जो म्यांमार है, उसको इस एक्ट के माध्यम से ही, इस अधिनियम के माध्यम से ही है वो भारत से अलग किया गया। बर्मा को अलग किया गया। इस अधिनियम से है वो बर्मा को अलग कर दिया गया। नेक्स्ट, इस अधिनियम की बात यह थी कि जो आपके राज्य सूची और केंद्र सूची है, इसके माध्यम से शक्तियों का बंटवारा किया गया, यानी संघ और राज्य के मध्य, संघ और राज्य के मध्य बंटवारा। अब बंटवारा किस प्रकार से? सूचियां अपन ने बांट दी संघ सूची के माध्यम से, जिस पर कानून है वो केंद्र सरकार बनाती है, राज्य के माध्यम से राज्य सूची, और समवर्ती, और एक होता है अवशिष्ट। वर्तमान में यदि अपन देखें, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट विषयों के माध्यम से है वो केंद्र और राज्यों के मध्य है वो बंटवारा किया जाता है। ऐसा ही बंटवारा है वो उस समय किया। तो संघ सूची में उस समय 59 विषयों को
डाला गया था कि 59 विषय हैं उस पर संघ सरकार है उसको कानून बनाने का अधिकार है। फिर राज्यों के लिए, प्रांतों के लिए वो है 54 विषय। बात अपन किसकी कर रहे हैं? 1935 के अधिनियम की। जबकि वर्तमान संविधान में संघ सूची में अलग विषय हैं, राज्य में, समवर्ती में अलग अलग विषयों की संख्या है वो अलग अलग है। यहाँ समवर्ती में है 36 विषय डालेंगे, और जो अवशिष्ट विषय वे होते हैं जो इन तीनों के अलावा उस समय जो आपके सामने जो परिस्थितियां हैं उस समय यदि उत्पन्न होती है तो वो आपके गवर्नर जनरल या वायसराय के लिए उनको कानून बनाने का अधिकार है। वायसराय या गवर्नर जनरल यहाँ कानून बनाएगा। ये 1935 का अधिनियम है, उसमें पहली बार ये कहा गया संघात्मक सरकार बनाई जाएगी। संघ है वो किससे मिलकर बनेगा? आपके केंद्र से, आपके राज्य प्रांतों से और देशी रियासतों को मिलाकर एक संघ बनाया जाएगा। बर्मा को इसी अधिनियम से अलग किया गया और आपके संघ और राज्यों में जो शक्तियों का बंटवारा है वो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के माध्यम से किया गया। हाँ, एक अपने 1919 का जो अधिनियम है, 1919 का अधिनियम है, उस अधिनियम में ये था कि क्या खास बात थी? उस अधिनियम में उद्देशिका थी, लेकिन जो 1935 का अधिनियम है उसमें उद्देशिका नहीं है। इस 1935 का जो अधिनियम है उसमें 14 भाग है, 14 भाग है और आपके 321 धाराएं हैं, 321 धाराएं हैं, आर्टिकल हैं। और बात करें इसमें उद्देशिका का अभाव है, जबकि 1919 का अधिनियम है, 1919 का अधिनियम, उसमें उद्देशिका शामिल थी। और आपके 10 अनुसूचियां हैं। वर्तमान संविधान की अपन बात करें तो वर्तमान संविधान है उसमें 12 अनुसूचियां हैं। ये 1935 का अधिनियम 14 भाग, 321 धाराएं और 10 अनुसूचियों को मिलाकर है ये भारत का जो शासन अधिनियम है 1935 ये बना हुआ था। अब यहाँ है कि 11 जो विधानमंडल है, 11 प्रांतों में विधानमंडल था। विधानमंडल, इन 11 प्रांतों के विधानमंडल हैं, इनके चुनाव होते हैं इस अधिनियम के तहत। तो वहां जो 5 प्रांत है, 5 प्रांतों में आपके हैं, 6 प्रांतों में तो विधायिका द्विसदनीय थी और उसी के तहत 5 प्रांतों में है वो कांग्रेस को बहुमत मिलता है, क्योंकि कांग्रेस उस समय है राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभा रही थी, इसलिए 5 प्रांतों में है वो कांग्रेस को बहुमत मिलता है। और 6 प्रांत है वहां द्विसदनीय विधानमंडल है, यानी 2 सदन है, विधानमंडल है वो द्विसदनीय है। द्विसदनीय विधानमंडल है वो 6 प्रांतों में है, 11 में से 5 प्रांतों में है वो कांग्रेस को बहुमत मिलता है। इस अधिनियम में जो आपने 1858 में जो भारत परिषद बनाई थी, 1858 में आपने भारत परिषद बनाई, उस भारत परिषद को है वो समाप्त कर दिया गया। भारत परिषद की समाप्ति कर दी गई। जो 1858 में आपने बनाई थी वो 1935 के एक्ट के तहत भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। और इसी अधिनियम से एक बात, ये खास बात ये रही कि 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की जाती है। आरबीआई है की स्थापना इस अधिनियम के माध्यम से होती है। तो इस 1935 के अधिनियम में 14 भाग हैं, 321 धाराएं हैं, 10 अनुसूचियां हैं। 1858 के तहत जो आपने भारत परिषद बनाई वो इसी अधिनियम से अपन ने समाप्त कर दी। 11 जो प्रांतों में विधानमंडल था उनमें 5 प्रांतों में कांग्रेस को बहुमत मिलता है और जो 6 प्रांत है वहां द्विसदनीय विधानमंडल का प्रावधान था। 1 अप्रैल 1935 को आपने आरबीआई की स्थापना की। ये 1935 का एक्ट था। इस एक्ट को जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि यह दासता का घोषणा पत्र है, यानी एक ऐसा इंजन है जिसके अनेक ब्रेक लगा दिए गए हैं, इसकी संज्ञा दी थी। अब बात करें भारत, क्योंकि 1935 का अधिनियम है,
इसके बाद भारत का एक अधिनियम आता है, भारत के आज़ादी की घोषणा होती है, भारत के स्वतंत्रता का जो बिगुल है वो बजा दिया जाता है, आज़ादी की घोषणा कर दी जाती है। उसके लिए एक अधिनियम आता है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की यदि अपन बात करें तो इसके लिए एक योजना आती है, माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना। ये माउंटबेटन योजना आती है 3 जून 1947 को। माउंटबेटन योजना है, इस योजना को मनबाटन योजना भी कह दिया जाता है, क्योंकि इसने हिंदुस्तान और जो पाकिस्तान है उसका बंटवारा किया, यानी इसने हिंदुस्तान के जो लोग हैं उनके मनों को बांट दिया था, इसलिए इसे मनबाटन योजना की भी कई बार है वो बोल दिया जाता है। तो इस माउंटबेटन योजना के माध्यम से ही है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो हिस्से हैं वो अलग हो गए थे, जो काफी लंबे अरसे से एक जगह ही रह रहे थे। 18 जुलाई 1947 यानी 18 जुलाई 1947 को है वो आपका एक अधिनियम आता है, ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जो ब्रिटेन की संसद है, ब्रिटिश संसद, उस ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित कर देती है। भारत स्वतंत्रता अधिनियम है वो 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की संसद है उसको पारित करती है, पारित कर देती है। और दोनों देशों के लिए, दोनों मुल्कों के लिए है वो संविधान निर्माण के लिए कह दिया जाता है कि संविधान है वो अलग अलग जो अपना है वो संविधान बनाएंगे। उससे पहले कैबिनेट मिशन आता है, उससे पहले क्रिप्स मिशन आता है, उसके द्वारा कह दिया जाता है। यहाँ इस अधिनियम से जो अपन ने वायसराय के पद का सृजन किया था 1858 में, उस वायसराय के पद को समाप्त कर दिया जाता है, या यूं कह सकते हैं वायसराय की जगह है वायसराय का पद समाप्त या पदनाम चेंज, और यहाँ वापस क्या कर दिया जाता है, गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल है उसके पद का सृजन। आपको पता हो वायसराय, पहला जो वायसराय बनने वाला व्यक्ति था वो लॉर्ड कैनिंग था। यहाँ 1858 के अधिनियम के तहत वायसराय का पद की समाप्ति और गवर्नर जनरल है उसके पद का सृजन, और गवर्नर जनरल बनने वाले व्यक्ति यही लॉर्ड माउंटबेटन। और ये कह दिया जाता है कि जो संविधान सभा है, संविधान सभा अपने अपने देश के लिए है वो संविधान का निर्माण करेगी, और फिर दोनों देशों द्वारा अपने अपने संविधान का निर्माण किया जाता है। संविधान सभा में 389 लोगों को चुना जाता है, वो 389 लोग है वो भारत के लिए एक ऐसा खूबसूरत दस्तावेज तैयार करते हैं, और उस खूबसूरत दस्तावेज के द्वारा ही आज तक भी हमारा जो देश है उसकी शासन प्रशासन व्यवस्था को चलाया जा रहा है। तो जो आपके फिर अंतिम जो गवर्नर जनरल बनते हैं, जो भारतीय गवर्नर जनरल, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ब्रिटिश गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड माउंटबेटन होते हैं, और लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा ही, जो लॉर्ड माउंटबेटन है द्वारा ही जो अंतरिम मंत्रिमंडल में जो पीएम बनाए जाते हैं, पंडित नेहरू जी को, पंडित नेहरू जी को शपथ दिलाई जाती है, वो लॉर्ड माउंटबेटन ही दिलवाते हैं। लेकिन जो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल या यूं कहें कि अंतिम गवर्नर जनरल है वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी होते हैं। तो यह है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जिसके माध्यम से माउंटबेटन योजना आती है, जिसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान नाम से दो नए मुल्क बना दिए जाते हैं। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद से जो भारत की स्वतंत्रता का अधिनियम है वो पारित कर दिया जाता है, और जो 1858 से चली आ रही जो वायसराय का पद है उसका समाप्ति होती है, गवर्नर जनरल के पद का सृजन होता है। जो अंतिम गवर्नर जनरल है, ब्रिटिश अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बनते हैं, जबकि भारत प्रथम, यूं कहें कि भारतीय और अंतिम भारतीय जो गवर्नर जनरल है वो राजगोपालाचारी जी बनते हैं। आपको पता होगा कि 15 अगस्त को दोनों ही मुल्क, भारत और पाकिस्तान,
स्वतंत्र हो जाते हैं। उस समय जब 15 अगस्त 1947 को दोनों मुल्क आजाद होते हैं तो ये अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। लेकिन पाकिस्तान है 1948 से अपना स्वतंत्रता दिवस है वो 14 अगस्त को मनाता है। 14 अगस्त को है। पाकिस्तान 1948 से 1948 से है अपना स्वतंत्रता दिवस है वो 14 अगस्त को मनाता है, जबकि भारत है अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाता है। इसलिए आज भी जो हमारा संविधान है उतना ही जीवंत है, उतना ही प्रासंगिक है। इसलिए जो संविधान को लागू हुए लगभग 74 साल हो गए और आज हम जो संविधान दिवस है 26 नवंबर को, यह संविधान दिवस है मनाना शुरू किया था 2015 से, यानी जो अंबेडकर जी की 125वीं वर्षगांठ है उस पर अपन ने भारत जो की सरकार है उसने 2015 से 26 नवंबर को है संविधान दिवस के रूप में इस जो 26 नवंबर है उसको मनाना शुरू किया। ओके दोस्तों, ये हमारा संवैधानिक विकास की यात्रा यहाँ स्टॉप करते हैं। आगे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें अपन शुरू करेंगे कि कहाँ से शुरू किया जाए इसको। अगला जो टॉपिक है उसकी बात करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।